स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ का पूरा डर खत्म करेंगे। अगर हम क्लास 10 की मैथ की बात कर लें तो उसमें जितने भी चैप्टर होंगे, हर एक चैप्टर को हम लोग एक-एक करके क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर अगर बात कर लें, तो उसमें अगर हमें संख्या पद्धति में हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि आखिर में ये संख्या है क्या? नंबर के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर आप गौर करेंगे इस नंबर वाले पर, तो नंबर हमारे पास 2 तरह के नंबर मिलते हैं। एक जो होता है हमारे पास, वो होता है वास्तविक वास्तविक नंबर, और एक जो होता है हमारे पास होता है काल्पनिक। ठीक है? तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर। पहले हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं काल्पनिक नंबर पर। ये जो काल्पनिक संख्याएँ होती हैं यानी कि इमेजिनरी नंबर, इसमें हमें बस ये जानना होता है कि ये वे संख्याएँ होती हैं जिनमें हम गणितीय गणना का रूप या जिसको हम गणितीय गणना के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, इसमें यूज़ किया जाएगा आई, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं आयोटा, ठीक है? इसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा का मान क्या होता है? आयोटा का मान होता है करनी में माइनस का 1, यानी अंडर रूट माइनस वाली वैल्यू जो होती है, वो इमेजिनरी संख्या होती है, यानी इसका अस्तित्व नहीं होता। तो इसीलिए हम इसको अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको एक शब्द दे देते हैं, और वो शब्द होता है आयोटा। आयोटा का स्क्वायर का मान क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर अगर हम कर देंगे, तो इसका मान हो जाता है माइनस का 1। इस पे ध्यान रखिएगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि काल्पनिक संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम गणितीय गणना में नहीं यूज़ करते। ये आयोटा के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट माइनस का 1। जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो आयोटा का स्क्वायर मिलेगा माइनस का 1। बस हमें इतना जानना है। फिर हम आ जाते हैं वास्तविक संख्या। ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है। वास्तविक संख्या अगर हम बात कर लें, तो वास्तविक संख्या हम 2 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं परिमेय संख्या, और एक को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय और अपरिमेय पे बात कर लें, तो परिमेय संख्या के बीच में अगर हम इसकी परिभाषा देख लें, तो परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे हम p बटे का q या p बटे का q बोलिए, या अंश बटे का हर बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। यानी p बटे की क्यूब यानी अंश बटे के हर के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब इस परिमेय संख्या पे एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये परिमेय संख्या होता है, यहाँ पर ये जो q होता है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी q डज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर एक और भी बात ध्यान रखिएगा, ये जो p है और ये जो q है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये होना चाहिए कि ये माइनस तो हो सकते हैं, प्लस तो हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन कभी अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात कर लें, अगर p को हम अंडर रूट 2 रखेंगे, तो ये अपरिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर p जो होता है ना, वो हमको पूर्णांक लेना होता है, और करनी में 2 एक पूर्णांक संख्या नहीं होती। ठीक है? तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो परमेय नहीं होता, यानी जो p बटा q के रूप में नहीं होता। अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो यहाँ पर कुछ फिक्स मान जो होता है, जैसे कि पाई को ध्यान रखेंगे, पाई को हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। और कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे कि दशमलव वाली संख्या। अगर हम दशमलव संख्या पे बात करें, अगर हम बात कर लें दशमलव वाली संख्या, यहाँ लिख देता हूं मैं दशमलव। तो दशमलव वाली जो संख्या होती है, दशमलव वाली संख्याएं 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं शांत दशमलव, एक क्या होता है? शांत दशमलव, और एक जो होता है वो होता है अशांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव क्या होता है? अगर शांत दशमलव की बात कर लें, तो जैसे मान लीजिए आपको 10 से 5 में भाग करना है, तो ये तो आसानी में भाग हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम 15 में 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 को हम 15 में भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे कितना होता है? 10, 2 सते 14 ले लेते हैं, 2 सते 14 घटाएंगे कितना बचेगा? 1, दशमलव लगाएंगे 0, 2 पचे 10, ये कट जाएगा। ठीक है? 7.5 बार में 15 कट जाएगा। यानी दशमलव के कुछ अंक के बाद जा करके ये क्या हो गया? रुक गया। यानी जैसे ही हम हर से अंश में भाग दें और दशमलव के कुछ अंश के बाद जा करके पूर्णतः कट जाए, और वहां पर उसका मान रुक करके उसका फिक्स मान निकल जाए, उसको हम शांत दशमलव कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम 15 को 2 से भाग करेंगे, तो ये आ गया 7.5, तो ये शांत दशमलव होता है। अब ये अशांत दशमलव क्या होता है? ये कुछ ऐसे मान होती है, जैसे कि अगर आप 3 को क्या कर ले, हम लोग 3 को 10 में भाग कर ले, तो यहाँ पे अगर हम भाग करके देखेंगे, तो 3 3 का 9 होगा, घटाएंगे 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0, फिर 3 3 का क्या हो जाएगा? 9, घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव लगाए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 का 9। तो ऐसे ये 3 क्या होगा? क्रम में बढ़ता जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा? अनंत तक। यानी दशमलव के बाद कहाँ जा करके ये मान रुकेगा, हमको कुछ नहीं पता। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेना चाहे तो 333.3 ऐसे ले सकते हैं हम लोग। ठीक है? तो इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हम
यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिए, ये जो शांत दशमलव प्रसार होता है ये आता है परिमेय संख्या के अंतर्गत, और ये जो अशांत दशमलव प्रसार होता है इसके भी दो भाग होते हैं। जैसे कि अगर हम अशांत दशमलव की बात कर लें, तो अगर कोई सेम संख्या रिपीट हो रही है, जैसे देख लीजिए दशमलव के बाद 3 3 3 एक ही संख्या रिपीट हो रही है, या फिर दशमलव के बाद 2 3 2 3 2 3, अगर किसी दशमलव के बाद सेम संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन अगर दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार ऐसे रिपीट हो जिसका अगला संख्या भी हमको ना पता हो, जैसे मान लीजिए 5.23556237237, क्या रिपीट हो रहा है? कोई भी दशमलव के बाद कोई फिक्स क्या हो, पैटर्न ना हो कि 2 के बाद 3 आ रहा है या उसके बाद कुछ और आ रहा है। तो जब फिक्स पैटर्न नहीं मिलता तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं अशांत, और ये अशांत के अंतर्गत ये जो कैटेगरी होता है यही होता है परिमेय संख्या। और यहाँ पे अगर हम पाई का मान देखेंगे ना, तो पाई का मान कुछ ऐसे ही होता है, 3.145, ऐसे आगे कुछ ना कुछ बढ़ता जाता है जिसका कोई फिक्स मान नहीं होता, और आगे वाली दशमलव के बाद क्या क्या संख्या आएगी वो भी फिक्स नहीं होता। इसीलिए पाई को हम क्या कहते हैं? पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बस बेसिक दो चीज ध्यान रखिएगा, पाई का मतलब अपरिमेय संख्या होता है, और जो अशांत दशमलव के जो नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं, जिसको हम क्या रिपीट हो रहा है क्या नहीं रिपीट हो रहा है उसको हम दशमलव के बाद भी हम पता नहीं कर पाते, उसको भी हम क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या में रखेंगे। और बाकी जितनी भी संख्या होती है, अगर बटा में हो, जीरो हो, माइनस हो, उन सबको हम परिमेय संख्या में रखेंगे। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अंडर रूट वाली संख्या, जितने भी अंडर रूट की संख्या होती है ना, उनका भी मान दशमलव के बाद फिक्स नहीं होता। अंडर रूट वाली संख्या का मतलब ही होता है दशमलव के बाद भी उसका मान आता है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिए, दशमलव के बाद वो फिक्स पैटर्न भी नहीं आता, इसीलिए अंडर रूट वाली संख्या किसके अंतर्गत आती है? ये आती है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। जैसे कि अगर हम अंडर रूट 3 की बात कर लें, तो इसका मान होता है 1.732, आगे ऐसे बढ़ता रहता है और फिक्स पैटर्न में नहीं बढ़ता, इसीलिए अंडर रूट 3 को भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। ये था हमारे संख्याओं का कुछ बेसिक फंडा। अब इसमें भी हम बहुत सारी संख्याएं देख सकते हैं। अगर हम इसको इरेज करके अगर हम पूरी संख्या पे ही बात कर लें, तो हम पूरी संख्या पे ही बात कर लेते हैं। इसको इरेज करते हैं, हम पूरी संख्या पे ही बात कर लेते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पूरी संख्या पे बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर जो परिमेय संख्या है, अब ये जो परिमेय संख्या इसको हम कई अलग-अलग खंडों में बाँट के पढ़ सकते हैं। परिमेय संख्याओं को अगर हम बाँटना चाहें, तो एक को हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है? और एक को हम लोग कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या या प्रकृति संख्या भी कहते हैं इसको। अब देखिए पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब वे संख्याएँ जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएँ। जैसे कि अगर हम काउंटिंग वाली बात कर लें, 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं? जो गिनती की संख्या होती है, यानी 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे या इनके परिभाषा पे भी आते हैं। जैसे कि अगर आपको दे देगा प्राकृतिक संख्या, अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी काउंट कर लें, तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखेंगे, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि इन फॉर्मूले और इनके प्रॉपर्टी पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन की प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ दें, तो वो किस प्रकार की संख्या बनेगी? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, इनके जो वर्क फंक्शन है, इनके जो कैटेगरी है, उनको भी ध्यान रखिएगा कि आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या समानता है, क्या अंतर है, ठीक है? तो अगर हम इस पे कुछ और चर्चा कर लें, तो इन प्राकृतिक संख्याओं को भी हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक को हम लोग बोल सकते हैं सम संख्या, और एक को हम लोग बोल सकते हैं विषम संख्या। अब सम और विषम का मतलब क्या होता है? इवन और ऑड की बात कर लें, तो सम संख्या का मतलब वे संख्याएँ जो 2 से कट जाती हैं, या फिर जो 2 का मल्टीपल हो। और यहाँ पर अगर हम सम संख्या को लिखना चाहें, तो हम इसको 2 इंटू n इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से नहीं कटती, और विषम संख्याओं को लिखना चाहें तो हम 2n-1 या फिर 2n+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से भी पैटर्न ये भी प्रश्न पूछता है कि 2n-1 और 2n+1 ये विषम संख्या को डिनोट करता है कि नहीं? तो ये डिनोट करता है। और सम संख्या को डिनोट कौन करता है? 2n, ठीक है? अब यहाँ पर हम कुछ और बेसिक फॉर्मूले पे बात कर लें, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको प्रश्न ऐसे पूछ ले, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या होती है 1, अब इसी में हम लोग जोड़ दे 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करते-करते मान लीजिए यहाँ पे n हो गया, और आपसे पूछ ले कि बताइए n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो उसके लिए कौन-सा फॉर्मूला लगेगा? तो अगर मान लीजिए अगर ये प्राकृतिक संख्या जो है वो n है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग।
ठीक है। अगर वैसे ही अगर हम सम संख्याओं की बात कर लें 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करते-करते n संख्या तक को, तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारा n × n + 1, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला होता है। अगर हम विषम संख्या की बात कर लें, तो ये होता है 1 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करते-करते मान लीजिए n संख्या तक निकालना हो, तो इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा n का स्क्वायर, यानी n को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो इससे भी एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न आ जाते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फ़ॉर्मूला ये होता है, सम संख्याओं का ये होता है और विषम संख्याओं का ये होता है। अगर हम इस पे थोड़ी-सी और चर्चा कर लें, पूर्ण संख्या का मतलब ये हो गया। अब ये दोनों मिलाकर के एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? वे संख्याएँ जो संख्या रेखा पे होती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, यहाँ पे अगर हम ये 0 रख लें, इधर हम 1 रख लें, इधर हम 2 रख लें, इधर 3, इधर 4, यहाँ अनंत तक। यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये माइनस का अनंत तक। तो ये जो प्लस, माइनस और 0 तीनों मिलाकर होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इस पूर्णांक में आपको 3 प्रकार की संख्या मिलेगी। पहला ये जो है वो 0, इसको हम लोग उदासीन संख्या कहते हैं, क्योंकि ना इस पे प्लस होता है, ना इस पे माइनस होता है। और ये वाली संख्याएँ क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं धन संख्या यानी पॉजिटिव नंबर। और ये वाली संख्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऋण संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर। अब इस पे एक और बेसिक चीज़ ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पूछ ले -3 और -4, इसमें से बड़ा कौन है? तो ध्यान रखेंगे माइनस में अगर कोई 2 वैल्यू है, तो उसमें जो अंक छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो यहाँ पे -3 को हम बड़ा मानेंगे और -4 को हम छोटा मानेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि -3 0 के नज़दीक होता है और -4 0 से दूर होता है। तो हम माइनस वाली वैल्यू को 0 के नज़दीक देखते हैं कि कौन पहले है, तो -3 0 के नज़दीक है, इसीलिए -3 को हम बड़ा रखेंगे और -4 को हम क्या करेंगे? छोटा रखेंगे। तो इस पे भी ध्यान रखिएगा। अगर हम थोड़ी-सी और आगे बात कर लें, तो ये तो संख्याओं का कैटेगरी हो गया। अब इससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है, अगर इस पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ कर के बात करेंगे, तो अगर हम अपने सिलेबस के फ़ॉर्मूले पे बात कर लें, इसको इरेज़ कर लेते हैं पहले। हम अपने सिलेबस के फ़ॉर्मूले पे बात कर लें, तो हमारा जो पहला सिलेबस की बात कर लें, तो सिलेबस में हमें एचसीएफ और एलसीएम की ज़िक्र करने को मिलती है हमारे सिलेबस में। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें एचसीएफ, तो जो ये एचसीएफ होता है और ये एलसीएम होता है, इसका मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर हम किसी 2 संख्याओं का गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया 40 और ये हो गया हमारे पास 26। तो देखिए इसका गुणनखंड कर रहे हैं, देखिए 40 का गुणनखंड कैसे करते हैं? 40 में 1 0 है, 1 0 का मतलब 2 और 5 ज़रूर होगा। जब भी 1 0 रहेगा, तो उसका गुणनखंड करेंगे 2 और 5। जब भी 2 0 रहेगा, तो उसका गुणनखंड करेंगे हम लोग 2 बार 2 और 2 बार 5। ठीक है? ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जितनी बार 0 रहेगा, उतनी बार 2 और उतनी बार 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 0 तभी बनता है जब 1 2 और 1 5 मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम गुणनखंड करने चाहें, तो यहाँ पर 1 0 के लिए 2 5 लिख दिया, बचा 4। 4 के लिए हम 2 2 लिख देंगे। ठीक है? 26 की बात कर लें, 26 होता है 13 का दुगुना, यानी यहाँ पे 3 आएगा, दुगुना होता है यानी 2 आएगा और 13 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम एचसीएफ लिखने जाएँ, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर ये 40 का फैक्टर है और ये 26 का फैक्टर है। तो देखिए इसमें से दोनों में से जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? हाईएस्ट 2, तो इसीलिए एचसीएफ 2 आ जाएगा। अब ये एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि बताइए कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या वो क्या है जो 40 से भी कटे और 26 से कटे, तो उसके लिए हम एलसीएम शब्द यूज करते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? भाज्य और अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पर 2 संख्याओं पे और जिक्र कर लेते हैं हम लोग। एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएं। ध्यान दीजिएगा शब्द पे, 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएं। जैसे कि 4, 4 को काटना चाहे तो हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। जैसे कि 6, 6 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएं, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? वैसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से कटे। तो शब्द ध्यान रखिएगा, 2 संख्याओं से कटे, तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो नोट करके आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो ये एक होता है, एक जो होता है ना भाज्य होता है और ना ही इसको हम
अभाज्य बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा सिंपल इसकी परिभाषा में छिपा हुआ है। भाज्य का मतलब भाज्य तभी होगा जब दो संख्याओं से अधिक संख्या से कटे, और अभाज्य तब होगा जो कम से कम दो संख्या से कटे। तो यहाँ पर एक जो होता है केवल एक संख्या से कटता है, इसीलिए ना ये भाज्य के अंतर्गत आता है ना अभाज्य के अंतर्गत आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो 2 होती है। उसके बाद कौन होती है? 3 होती है। उसके बाद कौन होती है? 5 होती है। तो भाज्य संख्याओं के बारे में भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। 2 और 3 एकमात्र ऐसी संख्याएँ हैं जो लगातार भाज्य संख्याएँ होती है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो भाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्याओं की अगर हम पूरी श्रेणी लिख लें तो उसमें एक ही मात्र सम संख्या मिलेगा जो भाज्य संख्या होती है। वो कितनी होती है? 2। ठीक है? तो केवल एक ही भाज्य संख्या मिलेगी जो सम संख्या होती है, और 2 लगातार भाज्य संख्या होती है, 2 और 3। ठीक है? 5 ये भी भाज्य संख्या होता है, सॉरी अभाज्य संख्या होता है। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, भाज्य और अभाज्य हो गया। तो हम जो गुणनखंड करते हैं वो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत करते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन-कौन सी होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं। 7 के बाद अगर बात करेंगे तो 11 होती हैं, 13 होती हैं, 13 के बाद 17 होती हैं, 17 के बाद अगर आएँगे तो 23 होती हैं। तो ऐसे करते-करते हम क्या कर सकते हैं? ये भाज्य संख्याओं की बात कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं की। ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्याओं की। अब इस पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी भी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, वो या तो 6 के गुणनफल से एक संख्या ज़्यादा होंगी या तो 6 के गुणनफल से एक संख्या कम होगी। ये जब होता है वो लागू होता है 10 से ऊपर भाज्य संख्या, ठीक है? या फिर 2 और 5 को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ करके जितनी भी भाज्य संख्याएँ होती हैं, या तो वो 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होंगी या तो 6 के मल्टीपल से 1 कम होंगी। जैसे अगर हम 23 की बात कर लें, तो 6 के पहाड़े में क्या आता है? 24 आता है ना? तो ये तो 24 से 1 कम है। 17 की बात कर लें तो 6 के पहाड़े में 18 आता है, तो 18 से ये क्या है? ये 18 से 1 कम है। तो ध्यान ये रखिएगा, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, वो या तो 6 के पहाड़े से 1 ज़्यादा होती है या तो 6 के पहाड़े से 1 कम होती है। यानी अगर आपको कोई संख्या अगर पूछ ले डायरेक्ट, मान लो ये 56 पूछ ले, या फिर ऐसे ले लेते हैं, कोई आपको डायरेक्ट पूछ ले, जैसे मान लीजिए आपको पूछ ले अ, ले लेते हैं कोई संख्या, जैसे कि यहाँ पे 53 ले लेते हैं, ठीक है? 53 ले लेता हूँ। अब 53 की बात कर ले तो 6 का पहाड़ा पढ़िए। अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 54 आता है 6 के पहाड़े में, और 54 जब आ गया तो ये देखिए 54 से 1 कम है। तो यहाँ पर 53 जो होता है वो अभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पे 57 की बात कर लें, तो 57 की बात कर लें तो यहाँ पे भी 6 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 6 के पहाड़े में पढ़ने के बाद हम क्या होगा? 57। तो इसमें 6 के पहाड़े में ना 58 आता है और ना इससे कम 56 आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो 57 अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 6 के पहाड़े से ना 1 कम है, ना 1 ज़्यादा है। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं? भाज्य और अभाज्य को पहचान सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ी-सी और अधिक बात कर लें, जैसे कि हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमें भाग देना है, हमें किसी संख्या को भाग देना है। जैसे हमें मान लीजिए a से किसी संख्या में भाग देना है, x में भाग देना है। तो भाग देने के बाद मान लीजिए हमारे पास r, हम भाग कर रहे हैं तो हमारे पास q बार में भाग जा रहा है और शेष हमारा r बच जा रहा है। तो यहाँ पर जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम कहते हैं भाज्य, ठीक है? जिससे भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, और जितनी बार में भाग दिया जाता है वो होता है भागफल, और जितना हमारे पास शेष बचता है वो होता है शेषफल। शेषफल। अब देखिए, भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल में एक संबंध होता है, और उस संबंध से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगर उस पे बात कर ले तो भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। आपको क्या कर देगा? कोई 2 कैटेगरी दे देगा इसमें से, और एक तीसरी कैटेगरी पूछ लेगा। देखिए हमारे पास कितने फंक्शन है? 1 2 3 4, तो 4 में से कोई 3 दे देगा, आपको 1 पूछ लेगा। तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। देखिए एचसीएफ और एलसीएम वाले में भी एक कैटेगरी आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है और ये बी है। हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं और इसी संख्या का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो अगर कोई 2 संख्या है और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणे का एलसीएम, सेम संख्या का एचसीएफ और सेम संख्या का एलसीएम, और फिर उन दोनों सेम संख्याओं को आपस में गुणा कर दे तो वो दोनों बराबर होते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन, मतलब वो क्या कहते हैं, वो हाँ, वो संख्या, ठीक है? नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी सेम संख्याओं का गुणनफल
बराबर होता है उन्हीं सेम संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएफ। तो ये था हमारे पहले चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या बात कर लें या फॉर्मूले की, वो था। अब हम बढ़ जाते हैं अगले जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 द्विघात बहुपद, उसके भी जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम उसकी बात कर लेंगे। तो इस प्रश्नावली में आपको किसी भी फॉर्मूले में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या फिर आपको लगा हो कि हमें और भी कुछ जानना है इस चैप्टर में, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हम उसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लेंगे। द्विघात समीकरण पे अगर हम द्विघात समीकरण की बात कर लें, तो द्विघात समीकरण की बात करने से पहले हम समीकरण की बात कर लेते हैं। देखिए, समीकरण की बात करेंगे तो हमें दो तरह की संख्याएं मिलती हैं। एक को हम बोलते हैं चर और एक को हम लोग बोलते हैं अचर। चर का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जिनका मान फिक्स ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक्स ले ले, वाई ले ले, जेड ले ले, ऐसे लेकर के कोई भी संख्या ले ले हम, तो उसको हम चर संख्या कहते हैं, एक्स वाई जेड, यानी जिसका भी मान फिक्स नहीं होता, जिसकी जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर सम बोलेगा तो कुछ और, विषम बोलेगा तो कुछ और, तो ऐसी संख्याएं हमें क्या कहलाती हैं, चर संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्याएं जिनका मान फिक्स होता है, जैसे कि 1 2 3, जो गिनती वाली संख्याएं होती है, इनका मान फिक्स होता है। अगर 1 लिखा है तो उसकी वैल्यू फिक्स है कि वो 1 ही होगा। लेकिन अगर कहीं x लिखा है तो उसका मान कहीं भी फिक्स नहीं है कि x का जगह पे हम क्या रखेंगे। तो ऐसी संख्याएं हम क्या कहते हैं, अचर, और ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अचर। अब देखिए, इन दोनों के मिलने से ये क्या बनता है, समीकरण। तो चर और अचर को मिलाकर ही समीकरण का निर्माण होता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम जब भी समीकरण की बात कर लें, तो जब भी समीकरण होता है वो कई कैटेगरी में होता है। जैसे कि कोई रैखिक समीकरण होता है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, अगर हम बात कर ले रैखिक समीकरण पे, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण वे समीकरण होता है जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 हो। जैसे मान लीजिए एक्स वाला चर पद वाला कोई समीकरण होगा, जैसे एक्स स्क्वायर ने ए एक्स प्लस बी, ऐसा कोई समीकरण होगा, इसमें जो ये एक्स है इसकी अधिकतम घात 1 होगी, तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। यानी जिसकी अधिकतम पावर 1 हो उसके रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण में ध्यान रखिएगा, इसके कितने शून्यक होते हैं। शून्यक का मतलब होता है कि जो चर पद यूज किया गया इसमें एक्स, इसका मान, फिर इसके कितने शून्यक होते हैं, 1। यानी जितनी बड़ी घात होगी उसके शून्यकों की संख्या, यानी उसके जीरोज की संख्या, यानी उसके चर पद की संख्या कितनी होगी, उतनी ही होगी। तो यहाँ पर 1 होगी, और वो 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये समीकरण दिया है और इसमें हमें उस शून्य की संख्या निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो हम बस इस ax प्लस b को 0 के बराबर कर देंगे, b को उधर लेते जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b, और x यहाँ पे a को भी उधर लेते जाएंगे तो माइनस का b बटे का a। तो रैखिक समीकरण के बस एक शून्यक होता है, और वो शून्यक क्या होता है, माइनस का b बटे का a। और रैखिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, ax प्लस b के फॉर्म में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ जाते हैं रैखिक समीकरण के बाद हम द्विघात समीकरण पे आ जाते हैं। अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम पावर, अधिकतम चर पद की पावर कितना हो, 2 हो। जैसे कि अगर हम द्विघात समीकरण लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें चर पद पे जो घात है अधिकतम कितना है, 2 है, इसीलिए इसके द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसमें जो होता है शून्यक होते हैं, यानी इसमें जो x का मान होता है वो 2 होता है। अगर हम एक को अल्फा मान लें और एक को बीटा मान लें तो इसको हम कहेंगे अल्फा और बीटा। तो देखिए, शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है, शून्यक निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। एक को हम कहते हैं गुणनखंड विधि, और अगर कोई शून्यक गुणनखंड विधि से नहीं निकलती तो हम चौथे चैप्टर में पढ़ते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, तो हम चौथे चैप्टर में उसका जिक्र करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। देखिए, इस चैप्टर में बस हमें अल्फा और बीटा का गुणनखंड विधि से निकालना है, और फिर उसमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो संबंध की सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, अल्फा और बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा यानी दो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b बटे का a होता है। यहाँ पर अगर हम b की बात कर लें तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का गुणांक, माइनस का एक्स का गुणांक। देखिए, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब जो भी चर पद दिया है उसके पहले लिखा गया संख्या। तो ये जो चर पद x है इसके पहले लिखा हुआ b है, तो यही इसका गुणांक कहलाएगा। और a का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर चर पद के पहले लिखा हुआ ये जो a है वही इसका गुणांक होगा। अब शून्यकों का गुणनफल कर ले तो ये होता है c बटे का a। c का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो c है वो होता है अचर पद। अचर पद का मतलब जो फिक्स मान होगा, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो वो होता है अचर पद। और बटे का a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शून्यकों की भी संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल करते हैं। पहले हम अल्फा और बीटा और ये वाला फॉर्मूला अगर दोनों इक्वल हो गया तो यही संबंध और सत्यता की जांच हो जाती है, और द्विघात समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो और उससे आपको समीकरण पूछ ले, तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस होता है, और होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा।
सॉरी एक बार और बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात समीकरण को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल लिया हो। अब हम थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। जब भी इसके साथ के शामिल कर ले, मान लीजिए कोई नियतांक शामिल कर ले, तो के को हम सामने भी रख सकते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बाद त्रिघात समीकरण की बात कर लें, तो हमारे सिलेबस में त्रिघात समीकरण भी दिया है, उस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लें। तो त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं? त्रिघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात 3 हो और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d, ये फॉर्म होता है। तो अगर हम इसकी अधिकतम घात 3 की बात कर लें, तो यहाँ पर x के 3 मान निकलेंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है, अब तीनों में अगर हम शून्यकों का योग ले ले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होता है माइनस का b बटे का a। अगर माइनस की b की बात कर दें, तो b होता है माइनस का x स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब तो आपको पता ही होगा, और बटे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मतलब हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो दो शून्य को एक साथ ले लें, एक बार अल्फा और बीटा, एक बार बीटा और गामा, एक बार गामा और अल्फा, तो ये होता है सी बटे का ए। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण का मतलब सी का मतलब अचर पद होता है, लेकिन यहाँ पर सी का मतलब क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे का यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, अब हम तीनों शून्य को गुणा कर ले, अल्फा बीटा और गामा, तो ये होता है माइनस का डी बटे का ए। तो यहाँ पर फॉर्मूले में ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, और जब दो शून्य को एक साथ ले ले तो वहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो जो अलग चीज है उस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर ले, डी का मतलब क्या हो गया? माइनस का अचर पद। ठीक है, माइनस का अचर पद बटे का एक्स क्यूब का गुणांक। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, चाहे वो शून्यकों का योग हो, चाहे शून्यकों का गुणनफल हो, द्विघात समीकरण के लिए, चाहे वो त्रिघात समीकरण के लिए, चाहे वो रैखिक समीकरण के लिए, तो नीचे जो होता है ना, वो जो हमारा समीकरण पूछा है उसमें अधिकतम घात के पहले लिखा हुआ गुणांक होता है। यहाँ पर द्विघात में यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, त्रिघात में यहाँ पे एक्स क्यूब है, और रैखिक में वहाँ पे एक्स था। तो इस पे भी ध्यान रखिएगा जो सिमिलर है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें, जैसे अगर हमको ये दिया हो, ये हमको दिया और इससे हमें क्या करना हो? शून्यक निकालना हो, शून्यक बोल रहे हैं, रैखिक समीकरण लिखना हो, त्रिघात रैखिक समीकरण, तो हम लिखेंगे एक्स पे क्यूब, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस होता है, शून्यकों का योग अल्फा बीटा और गामा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे माइनस के बाद फिर प्लस होता है, फिर दो दो शून्य को एक साथ अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और यहाँ पे एक्स होता है, फिर यहाँ पे माइनस हो जाता है, यानी माइनस प्लस माइनस ये क्रम में चलता है, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? द्विघात समीकरण को आसानी से, और त्रिघात समीकरण और रैखिक समीकरण को पढ़ सकते हैं। अगर इस प्रश्नावली में भी आपको कोई डाउट लगा हो या कोई फॉर्मूला आपको अजीब लगा हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रह देते हैं, हम बस दो दो चैप्टर को ऐसे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा टॉपिक जो होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम एक साथ पूरे वीडियो को करेंगे, तो बस यही रहने देते हैं, और आगे की जो प्रश्नावली उसमें हम 3-3 4-4 चैप्टर को एक साथ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।